अगस्त 1991 के पूजा स्थल कानून पर 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केंद्र 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करे। केंद्र के जवाब के बिना कोई फैसला नहीं किया जा सकता। अगली सुनवाई तक किसी सर्वे का आदेश नहीं होगा। कार्रवाई का कोई नया आदेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि लंबित मामलों की सुनवाई चलती रहेगी। बीते दिनों संभल और अजमेर में मस्जिद और दरगाह के सर्वे की मांग को लेकर हंगामा चलता रहा। संभल में निचली अदालत के आदेश के बाद सर्वे हुआ तो दंगे हुए। दरअसल 1991 के पूजा स्थल कानून को लेकर अलग अलग अदालतों में कई अर्जियां डाली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सब पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग मस्जिदों के सर्वे को लेकर भी मुकदमे दायर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफिक्स में अब कि कम से कम 1 दर्जन ऐसे पूजा स्थल हैं जिनको लेकर विवाद चल रहा है। इनमें काशी है, मथुरा है, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, बदायूं, लखनऊ, धार, अजमेर, चिकमगलूर, मंगलुरु, दिल्ली, संभल, ये सब शामिल हैं। तो इन सब जगहों पर ये विवाद चल रहा है। अब आपको हम पहले ये बता दें कि ये पूजा स्थल कानून जो है वो क्या है। तो 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव की कोई याचिका है तो बंद किया जाएगा। ये है पूजा स्थल कानून 1991, यानी कि जो भी यथास्थिति थी 15 अगस्त 1947 को वो बनी रहे। किसी भी धार्मिक स्थल को आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता। पूजा स्थल कानून 1991 की धारा 5 में है कि राम जन्मभूमि और उससे जुड़े किसी भी मुकदमे पर ये लागू नहीं होगा, यानी कि राम जन्मभूमि पर ये लागू नहीं होना था, लेकिन बाकी जगहों पर ये पूजा स्थल कानून जो है वो लागू होगा। ये साफ कहता है कि पूजा स्थल का स्वरूप नहीं बदलेगा। राज्य सरकार हर एक पूजा स्थल की धार्मिक विशेषता बनाए रखेगी। 1998 के कानून के तहत संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों पर लागू नहीं होगा। कानून तोड़ा तो जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल की जेल भी हो सकती है। ये 1991 में नरसिंह राव सरकार के वक्त बनाया गया था। उच्च न्यायालय तमाम मामलों पर इश्यूज फ्रेम करके अगले तारीख को इसकी सुनवाई शुरू होगी कि क्या यह मामला 3 जज बेंच सुनेगा या इसको लार्जर बेंच को भेजा जाएगा। लेकिन आज जो एक अंतरिम आदेश पारित हुआ, उस अंतरिम आदेश में यह कहा गया है कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर इंक्लूडिंग जो सर्वे का है, जब तक ये जो 18 सूट मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 18 सूट पेंडिंग है, उस पर अदालतें पास नहीं करेगी जब तक ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। संवैधानिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा जजमेंट पास हुआ है। इसलिए नहीं कि ये जजमेंट हमें फेवर कर रही है या मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के केस को फेवर कर रही है टेम्परेरीली, क्योंकि अभी कोई फाइनल ऑर्डर तो पास नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब एक इशू सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यही कहा कि जब एक इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो वो निचली अदालतें उसी इशू को कैसे डिसाइड कर सकती हैं। तो जैसा जहां है वैसा रुकेगा। कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं होगा, कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं होगा और कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं होगा और कोई नई सूट भी फाइल नहीं किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष, बहुत इंपॉर्टेंट ये बहस चल रही है क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ है और पूजा स्थल कानून 1991 भी है। तो आज जो बातें हुई, इस पर जो चर्चा हुई, उसमें बड़ी बात निकल कर क्या आ रही है? अब कहीं कोई अर्जी पर और सुनवाई नहीं होगी जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे है। जी देखिए, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा दखल दिया है। जिस तरह का माहौल देश भर में बन गया था, उसको लेकर ये इतना बड़ा दखल है कि अब वो विवाद जो है, वो सबसे बड़ा विवाद इस समय देश का
वो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत में है, जिसमें दखल दिया गया। 3 बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मंदिर मस्जिद विवाद जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आते हैं, उसको लेकर कोई भी नई अर्जी पर सुनवाई देश भर की किसी भी अदालत में नहीं होगी। अर्जी भले ही दाखिल हो जाए, अदालतें सुनवाई उस मुद्दे पर नहीं करेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट यहाँ सुनवाई कर रहा है। दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि जो लंबित 10 मुकदमे हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, जिसमें काशी है, काशी में ज्ञानव्यापी है, मथुरा का मामला है, संभल का मामला है, अजमेर शरीफ का मामला है, भोजशाला का मामला है, ये तमाम जो 10 निलंबित मुकदमे हैं, इनमें सुनवाई तो जारी रह सकती है, लेकिन इनमें कोई भी अदालत ना तो सर्वे का कोई आदेश दे सकती हैं, ना कोई अंतरिम आदेश जारी कर सकती हैं, ना ही कोई फाइनल आदेश दे सकती हैं। तो यानी सुनवाई सिर्फ हो सकती है, कोई प्रभावी आदेश या सर्वे के आदेश नहीं होंगे। तीसरी बड़ी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर उसका क्या रुख है, वो जवाब 4 हफ्ते में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते में ये जवाब दाखिल होंगे, उसके बाद आगे सुनवाई होगी। केंद्र के हलफनामे के बिना सुनवाई संभव नहीं है, फैसला संभव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने की है कि जब अयोध्या के में 5 जजों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर फैसला सुनाया था, तो देश की सिविल अदालतें उनके खिलाफ कैसे जा सकती हैं, ये बड़ा सवाल है। तो एक बड़ा यह मामला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि लंबित मुकदमों में भी सुनवाई पर रोक हो सब जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन वहाँ पर कोई आदेश जारी नहीं हो सकता, ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो बड़ा दखल है, बड़ी सुनवाई का आप सबको इंतजार रहेगा। जी धन्यवाद आपका आशीष। 3 बड़ी बातें हुई हैं और बहुत बड़ा दखल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरह का माहौल बना था देश में, उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कई तरह की मस्जिदों और दरगाह पर यह मामला उठ रहा था। लेकिन ये भी है महत्वपूर्ण कि 1991 का पूजा स्थल एक्ट भी है, तो उसका क्या। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इसमें निचली अदालतें जो है इस मामले की सुनवाई ना करें। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है। सरकार इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में अगले हफ्ते पेश कर सकती है। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। सरकार बार बार होते वाले चुनावों के चलते होने वाली समय की बर्बादी और खर्च की कमी करने के लिए ये बिल लेकर आई है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने एनडीटीवी से कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बेहद जरूरी है। सुनाते हैं ये बातचीत। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे बड़ा फायदा है। बार बार आचार संहिता लगती है, काम भी सफर होता है, जनता के जो योजनाएं हैं उनको डिले होती है, और बार बार इलेक्शन होने पे खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत सही है। फिर जो भी निर्णय लेंगे बोलिए। या इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सहमति नहीं है अभी। हाँ, सोचना चाहिए। वैसे तो देखो बार बार इलेक्शन चलते रहते हैं तो काम भी सफर होते हैं, जनता की जो योजनाएं हैं वो सैंक्शन होने में, उसमें तो वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसमें फायदा ही है। अब देखिए, सबकी सहमति हो, उसके आधार पर क्या होना है, सबकी सहमति हो। सर, आपको लगता है इससे पैसा बचेगा, समय भी बचेगा? हाँ, समय बचेगा, पैसा बचेगा, और जनता का जो काम है उसमें रुकावट आती है, उसमें भी एक बहुत अच्छा काम होगा, और समय का बचत होगा, पैसा भी बचेगा। और विकास की योजनाएं जो हैं, विकास की योजनाएं वो निरंतर चालू रहेगी। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी से भी बात की है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, आप कैसे देखते हैं इस प्रस्ताव को? और कुछ नहीं, दिस वाज देयर एजेंडा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली, दे आर नॉट अलाउइंग द हाउस टू फंक्शन सो दैट दे कैन बुलडोज एवरीथिंग एंड देन डू व्हाट दे वांट। एंड आप देखते रहिए, ये हाउस नहीं चलने देंगे, फिर बोलेंगे हाउस नहीं चली इसीलिए हम ऑर्डिनेंस ला दिए हैं। सुनना नहीं चाहते, सच को सुनने के लिए हौसला चाहिए।
हिम्मत भी रहना चाहिए, दोनों नहीं है सरकार वन में। नेशन वन इलेक्शन आपको लगता है ये प्रस्ताव लागू हो सकता है इंडिया में? लागू होगा नहीं होगा अलग बात, हमारा क्या सोच विचार है, पब्लिक का क्या सोच विचार है, पहले वो सुने। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो कांग्रेस ये कह रही है कि पहले का एजेंडा था उसे लागू किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई ने भी इस मुद्दे पर एनडीटीवी से बात की है। कैसे देखते हैं इस प्रस्ताव को? वन नेशन वन इलेक्शन ये जो आइडिया है या ये जिस तरह से ये लफ्ज़ है, ये दिखने में और कहने में तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपना एक देश एक चुनाव, लेकिन ये संभव नहीं है। क्या उतनी आपके पास रिसोर्सेज हैं? आपका इलेक्शन आयोग उसके लिए तैयार है? भारत निवडणूक आयोग जो है, चुनाव आयोग, उसकी क्षमता है? आपके पास उतनी सिक्योरिटी लेने के लिए डिप्लॉयमेंट है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस हैं? तो ये सब बातों की कमी पूरी करने के लिए पहले तो आपको उसमें बहुत सारा ध्यान और बहुत मेहनत उस पर रहेगी। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध आज भी रहा। हंगामे की वजह से राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई और लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हुई। राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में कहा कि सदन में बोलने नहीं देने का विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है और सभापति के खिलाफ विपक्ष का अभियान एक गलत परंपरा है जिसकी मैं निंदा करता हूं। इधर सदन की कार्रवाई को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार भी नजर आने लगी है। इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी ने संसद न चलने देने का आरोप बीजेपी पर तो लगाया ही है, लेकिन साथ ही कांग्रेस को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। With regard to the admissibility and for other purposes, श्री खड़गे जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल कि आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने झट्टा दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक बड़ा बयान देकर कांग्रेस को झटका दिया है। उन्होंने कहा कि वो संसद में अडानी और सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। डिंपल ने कहा कि वो संसद की कार्रवाई चलाना चाहते हैं और चर्चा होनी चाहिए। ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है, विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। स्थान पे चर्चा होनी है फ्राइडे सैटरडे को, और समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेंगी और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चले। संसद में जारी हंगामे को लेकर सदगुरु ने भी चिंता जताई है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि भारतीय संसद में हंगामा देखना निराशाजनक है, खास करके तब जब हम दुनिया के लिए लोकतंत्र का प्रतीक बनने की आकांक्षा रखते हैं। भारत और उद्योगपतियों और नौकरी प्रदाताओं को राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं बनना चाहिए। यदि विसंगतियां हैं तो उन्हें कानून के ढांचे के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय व्यवसायों को आगे बढ़ना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे भारत भव्य भारत बनेगा।
दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली की महिलाओं को एक तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल राज्य कैबिनेट ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दिल्ली में 18 साल से ज़्यादा उम्र की हर महिला को 1000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना पर राज्य का वित्त विभाग आपत्ति जता चुका है। वित्त विभाग का कहना है कि अगर ये योजना लागू होती है तो राज्य के बजट पर 4560 करोड़ रुपए का भार आएगा और इस भार को वहन करना राज्य सरकार के लिए मुश्किल होगा। हालांकि इस योजना का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अभी तो ये योजना 1000 रुपये प्रति महीने की है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे 2100 रुपये कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। मां बहनों को कहना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन से के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपये की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपये करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपये नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपये आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपये हर महीने दूंगा तो 1000 रुपये महीने आज से शुरू कर दिए। आज ये स्कीम दिल्ली सरकार ने पास कर दी है। इसका रजिस्ट्रेशन आने वाले हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएगा और अगर चुनाव की घोषणा 15 जनवरी के बाद होती है तो हमें ये उम्मीद है कि एक किश्त चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में आ जाएगी। कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज दिल्ली की महिलाओं को वादा कर दिया है कि 1000 रुपये का वादा पूरा होने के बाद अब 2100 रुपये की सम्मान राशि दिल्ली की हर महिला को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी के पास आई और कहा कि इस महंगाई के दौर में 1000 रुपये शायद काफी नहीं होगा। बीजेपी ने केजरीवाल के इस ऐलान को झूठा बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने ऐसे फॉर्म भरवाए थे, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। अरविंद केजरीवाल, देना था तो लोकसभा चुनाव के बाद देते, जिसका तुमने वादा किया था। सभी बहनों से तुमने फॉर्म भरवाए थे, कहाँ गए वो फॉर्म? और पंजाब में तो 2 साल हो गए आपके चुनाव बने हुए, सरकार बने हुए, आज तक 1 रुपया नहीं दिया आपने। तो दिल्ली की जनता आपके झूठ को, आपके झूठे प्रचार को समझती है और दिल्ली और देश की जनता सिर्फ एक ही बात पे यकीन करती है, वह है मोदी की गारंटी। दिल्ली में शाहदरा जिला के सीमापुरी थाना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेजों की अब जांच की जा रही है। यहां E43 बस्ती में 3 दिन से ये लगातार मुहिम चलाई जा रही है। सीमापुरी थाने के SHO अपनी टीम के साथ 3 दिन से इस बस्ती में पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इनके दस्तावेजों की जांच परख की जा रही है। अब तक 32 लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने ये कबूल किया है कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन उनके पास भारतीय दस्तावेज हैं। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में दिल्ली पुलिस ने अपने सर्वे की शुरुआत कर दी है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है और उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस पूरे फुल मोड में एक्शन कर रही है। लगभग 3 दिन से दिल्ली पुलिस का ये जो एक्शन है वो जारी है और एक एक घरों में जाकर जो दिल्ली पुलिस है वो उनकी पहचान कर रही है, उनके कागजात मांग रही है। और इसी क्रम में आज भी दिल्ली पुलिस ने जो सीमापुरी का इलाका है वहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। और ये देखिए तस्वीरों में तंग गलियाँ हैं जहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुँची है और लगातार अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए कि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं
वो लगातार जो है एक एक घरों में जा रहे हैं और लोगों से उनके कागजात मांग रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और अब ये पहचान की जा रही क्या उनके पास जो है वैध कागजात हैं, क्या वो यहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ के हैं, उसको लेकर जो है लगातार दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या हुआ आज? अभी पुलिस आई थी? हाँ। क्या पूछ रही थी? आधार कार्ड देख रही थी। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम यहीं के रहने वाले। कब यहाँ दिल्ली में? हाँ। कब से रह रही हैं? ये बचपन से ही रह रही हूँ। बचपन से ही? हाँ। और आपका परिवार घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, मेरे ससुर हैं। तो आप लोग प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं, कहीं और से आए हैं? नहीं, यहीं रहते हैं। आपका क्या नाम है? क्या है? गुलशन बेगम। हाँ जी। बिहार के हैं हम लोग, मगर मेरे ससुर यहीं रहते 20 साल के करीब से, 20 साल से भी ज्यादा हो गए। आप कब से हैं यहाँ पे? मेरी शादी के ही 20 साल हो गए। मैं जब से हूँ। हाँ। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी। कितने साल हो गए रहते हुए? हमें 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 30 साल रहते हो गए। अच्छा, तो अब पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी, क्या बात हुई? पुलिस आई पता कर रही थी कि जी आप कब से रहते हैं, कोई बांग्लादेशी आपकी जानकारी में, और पहले कहाँ रहते थे। तो मेरे पिताजी जो हैं वो तो हैं बदायूं के, अब तो वो नहीं है, एक्सपायर हो गए जी। हाँ, और हम कम से कम 30 साल से यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास जो पुलिस ने कागजात मांगे वो कागजात थे, सब मौजूद? वोटर आईडी था ये वोटर आईडी है जी। अच्छा, वो मैंने दिखाया। अच्छा, तो पुलिस ने कुछ कहा? कुछ और नहीं, बस मालूम किया मेरे से। कोई परेशान करने की तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जो ये अभियान चल रहा है इसको देख के क्या लगता है, सही है, गलत है, क्या आपकी राय है? नहीं, ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि जो ये हमारा इलाका है इसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होता रहे, मतलब गश्त होती रहे, तो काफ़ी ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है उसको लेकर लोगों का जो राय है वो सकारात्मक है। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि पुलिस को इस प्रकार के जो है अभियान चलाना चाहिए। तो कई लोगों से जिनकी से हमारी बातचीत, उनका साफ तौर पे कहना है वो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं और पुलिस उनसे जो कागजात मांग रही है वो उसको दिखा रहे हैं। उनके पास सारे जो वैध कागजात हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली में फिर बदमाशों ने फायरिंग की है और एक युवक को गोली मार दी गई है। गंभीर रूप से ये युवक घायल है। त्रिलोकपुरी के पार्क में युवक को गोली मारी गई है। 5 गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान हुई है रोहित और राहुल के नाम पर। इनके साथ सुनील और गोलू नाम का एक और शूटर था, जिसकी रवि के साथ पुरानी रंजिश थी। हमें तो आवाज़ सुनी, फिर भी हमने दरवाज़ा देर में हमने जल्दी दरवाज़ा नहीं खोला। भाई मैं अकेली रहती हूँ बेटा, मेरी ये लड़की दूर रहती है मेरे से, बच्चे मेरे पास कोई नहीं रहते। मेरे को किसी ने कहे दरवाज़ा मत खोलना। हाँ, मेरा लड़का बोला ऊपर से मैं दरवाज़ा मत खोलना, गोली चली है बड़ी तेज की। मेरा खौफ है ही नहीं है, तो देखो मार के चले गए हमारे बच्चे। अब देखो बच्चा रहता है अच्छा भला, हाथ सेक रहा, हुक्का पी रहा। जी, उसका नाम रवि था, उसको मार दी गोली। हम तो घर के अंदर ही थे, आवाज़ आई थी तो बाहर निकल के आए। ये तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हम घर में अपने बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। आ रखा था बच्चों की मौसी का लड़का वगैरह आ रखा था हमारे साड़ू जी का, तो उसी से बातें कर रहे थे। तो एकदम अचानक आवाज़ आने लग गई गोलियों की। तो पहले तो हम घर में ही अपने बैठ गए। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि गोली इधर उधर आ जाए, क्योंकि गोली के कई राउंड चले थे। पुलिस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ऐसा ना हो, लेकिन इतनी सारी आबादी में कहाँ से किस को रोकेगी। तो इस घटना को लेकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखकर दिल्ली में गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और लिखा है कि एक और सुबह दिल दहला देने वाली खबर के साथ सरेआम गोलियां चल रही हैं। दिल्ली के अपराधियों में अब कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं बचा है। मनीष सिसोदिया ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और ये लिखा है कि बीजेपी के हाथ में दिल्ली के लोगों ने एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था संभालने का, लेकिन बीजेपी से वो भी नहीं संभल रहा। देश की राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं देखी।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। कसूर क्या था? कसूर था कि मां ने स्कूल जाने के लिए बेटे को जगाया। बेटे को जगाना उसके लिए महंगा पड़ गया। मां के जागते ही नशेड़ी बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। किसी को शक न हो तो घर में लगे सीसीटीवी फुटेज के वायर को काट दिया और बाहर से ताला बंद कर घर के अंदर 5 दिन तक अपनी मां के डेड बॉडी के साथ पड़ा रहा। जब डेड बॉडी सड़ने लगी तो घर के अंदर अगरबत्ती जलाना शुरू किया और 5वें दिन खुद घर से बाहर निकलकर एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव को भेजा। घर के सीसीटीवी फुटेज और अभियुक्त से 2 घंटे की पूछताछ में ये सारी बातें सामने आईं। मां का हत्यारा बेटा बाल सुधार गृह में है, पर सारी हकीकत और हत्यारा सामने आने के बाद अब पुलिस और परिवार के लोग कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। थाना पिपराइच की इस कॉलोनी में डेड बॉडी मिली थी महिला की जी, जो बताया करीब 3 दिन पुरानी बॉडी थी जी, और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवा दिया गया है जी। परिजन आ गए हैं। परिजनों के आने के बाद फिलहाल देखा गया है, उनके पति आ गए हैं, बाहर सर्विस करते थे। आज घटनास्थल अध्यक्ष किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अमल में लाई जाएगी। किसी ने ऐसा इसको व्यवहार किया है, कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो किसी के पास शक आपको? अब शक तो सर ऐसे मैं किसको बताऊं, ऐसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि किसको बस, क्योंकि सबसे पहले फुटेज हमको देखना पड़ेगा कि कौन घर में घुसा। हमारे घर पर 3 कैमरा लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो चेक करना पड़ेगा कि उस गेट में कौन क्यों घुसेगा, तो मेन गेट से घुसेगा। हाँ बिल्कुल, तो देखना पड़ेगा। और हमारा फुटेज जो है सेटअप बॉक्स पुलिस ले गई है। अच्छा, उनका मोबाइल भी पुलिस ले गई है। वहाँ से किसका मोबाइल? मेरी वाइफ का। और लड़के का? लड़के का मोबाइल लड़के के पास है। लड़के के ऊपर आपको नहीं कोई शक है अपने लड़के पर? नहीं, लड़के तो मेरे ख्याल वो ऐसा नहीं करेगा। तो रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या अब इस पूरी कहानी में कोई ट्विस्ट भी है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लड़के ने मां को मारा, लेकिन पिता अब इस बात से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं देखना पड़ेगा कि कौन वहां पर गया, और परिवार इससे इनकार कर रहा है। अब देखिए, ये पिता की पहले जब घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने बयान दिया था। दरअसल ये मामला 3 दिसंबर का है। 3 दिसंबर को एक शख्स जिसकी उम्र 17 साल है, उसके पिता राम मिलन, जो कि चेन्नई में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, तो पिता रहते थे चेन्नई और बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ गोरखपुर के पिपराइच इलाके में रहता था। अब जो अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं कि वो लड़का कोचिंग के नाम पर अपने पिता से पैसे लेता था और उससे नशा करता था। और 3 दिसंबर को जब माँ ने स्कूल जाने के लिए अपने बेटे को उठाया तो बेटे ने माँ को धक्का दे दिया। माँ गिरी और गिरने से ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसके बाद उसने देखा कि जब माँ को चोट लग गई है, ब्लीडिंग होनी शुरू हुई है, तो उसको छुपाने के लिए उसने माँ को वहीं छोड़ दिए, कपड़े वगैरह बदल दिए और उसके बाद फिर घर को बंद कर दिया। घर को बंद करने के बाद वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, तो पिता बार बार फ़ोन कर रहे थे, ना माँ का फ़ोन उठ रहा था और ना ही बेटे का, और बेटा घर के अंदर था। फिर उसने अगरबत्तियाँ जलाई और इसके बाद फिर वो घर से निकल गया, घर में ताला लगा करके। पिता परेशान थे, उन्होंने फिर अपनी साली को फ़ोन किया कि घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ज़रा पता कीजिए। तो जब उनकी साली, उनके साथ में कुछ लोग पहुँचे तो घर तो बंद था, लेकिन घर के अंदर से स्मेल आ रही थी। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब पहुंची, पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया और उसके बाद शक के आधार पर बेटे को ढूंढना शुरू किया, तो बेटा एक मंदिर के पास बैठा मिल गया। पुलिस ने उसके बाद बेटे से पूछताछ की, तो पूछताछ में थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद बेटे ने स्वीकार किया कि उसने ही मां की हत्या की, और हत्या क्या की, धक्का दिया था और मां की उसके बाद ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई। तो 17 साल उम्र है, इसलिए वो नाबालिग है और नाबालिग होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। और ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना से जाहिर है कि एक लड़का जिसकी 17 साल उम्र है, नशा करता है और नशे में अपनी माँ को धक्का दे देता है और माँ की मौत हो जाती है, और उस मौत को छुपाने के लिए वो कितने तरह के उपाय करता है कि घर में अगरबत्ती जलाता है, उसका ताला लगा देता है, फिर वो घर से निकल जाता है, तो ये सबको हैरान करता है। लेकिन चूंकि ये घटना हो चुकी है, लड़का पुलिस की हिरासत में है, बाल सुधार गृह में है, और फिलहाल अब
ना घर का कोई सदस्य इस बारे में बात कर रहा और ना ही पुलिस ज़्यादा इसमें कुछ बताने को तैयार है। तो ये बात एक तरह से साफ है कि लड़के ने ये किया, धक्का दिया माँ को, जिनसे बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन इस समय परिवार के लोग इस पर और नहीं बोलना चाह रहे हैं। लड़के को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। धन्यवाद आपका रणवीर। बहुत ही चौंकाने वाला, परेशान करने वाला ये मामला सामने आया है गोरखपुर से। 5 की बात में ले रहे हैं इस वक्त एक ब्रेक।